हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग बेस्ट 10 MCQ कवर करते हैं BPSC 72 प्रीलिम्स एंड UPPCS 2026 प्रीलिम्स के लिए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन क्या है? संपन्न पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? इसे संचार लेखा नियंत्रक जनरल के कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसे पेंशन प्रशासन और संबंध वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए विकसित किया गया है। तो दूसरा भी आपका सही है। संपन्न पोर्टल जो है आपका, इसे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, संचार लेखा नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो पहला आपका सही है। दूसरा आपका है, इसे पेंशन प्रशासन और संबंध वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए विकसित किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसे डेवलप किया है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट ने। और ये न्यूज़ में क्यों है? हालांकि इसे लॉन्च किया गया था 29 दिसंबर 2018 को। मोदी जी ने राष्ट्र को डेडिकेटेड किया था। कब? 29 दिसंबर 2018 को। अभी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में जो संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसे इंटीग्रेट किया गया है किसके साथ? उमंग प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। उमंग का मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये भी याद रखना है। उमंग स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और संपन्न का मतलब क्या हुआ? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। उमंग का भी याद रखना है और संपन्न का भी। संपन्न का क्या होगा? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। और इसे राष्ट्र को डेडिकेट कब किया गया था? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो 29 दिसंबर 2018 को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलर स्टॉर्म, सौर तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? ये तूफान सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल विस्फोटों के कारण होते हैं। बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। ये गलत है, करता है। तीसरा आपका क्या है? यह पृथ्वी के ध्रुवों के पास ऑरोरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ऑरोरा के बारे में डिटेल में अपने फेसबुक पेज में डाला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो तीसरा आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? कि जो सोलर स्टॉर्म होता है, सौर तूफान, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है? यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा तीसरा सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है और PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील स्लैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह इस्पात निर्माण उद्योग से प्राप्त एक औद्योगिक बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद है। तो हाँ, पहला सही है। दूसरा क्या है? इसका उपयोग परित्यक्त खानों, माइंस की बात हो रही है, से निकलने वाले अम्लीय जल के उपचार के लिए किया जाता है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। स्टील स्लैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इस्पात निर्माण उद्योग से प्राप्त एक औद्योगिक बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। बिल्कुल सही है, पहला इसलिए आपका सही है। और दूसरा क्या है? इसका उपयोग परित्यक्त खानों से निकलने वाली अम्लीय जल के उपचार के लिए किया जाता है। तो दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टिकाऊ सड़क निर्माण के लिए विशेष रूप से दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में स्टील स्लैग आधारित तकनीक के उपयोग की सिफारिश की है। और इसके लिए नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और एक निजी कंपनी के बीच इकोफिक्स
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इकोफिक्स के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण से टिकाऊपन, लागत में कटौती और पर्यावरण के अनुकूल विकास के मामले में आम लोगों को लाभ होगा। सिंपली याद रखना है कि पहले तो स्टील स्लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो स्टील स्लैग है यह इस्पात निर्माण उद्योग से प्राप्त एक औद्योगिक बाई प्रोडक्ट है। इसका उपयोग परित्यक्त खानों से निकलने वाले अम्लीय जल के उपचार के लिए किया जाता है और टिकाऊ सड़क निर्माण के लिए भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इकोफिक्स। यहाँ पे आपको इकोफिक्स याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज इकोफिक्स, व्हाट इज इकोफिक्स, ये आपसे पूछ सकता है। तो इकोफिक्स क्या है, पैथोल रिपेयर मिक्स है, गड्ढे की मरम्मत का मिश्रण करने का एक मटेरियल है। ठीक है, तो इकोफिक्स क्या है, पैथोल रिपेयर मिक्सचर है। इसको डेवलप किसने किया है, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसी का प्रोडक्शन होगा इकोफिक्स का। इसके लिए समझौता किसके बीच हुआ है, तो इकोफिक्स के लिए एग्रीमेंट जो हुआ है किसके बीच हुआ है, तो बिटवीन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड विशाखापत्तनम बेस्ड इंडस्ट्री पार्टनर रामुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम याद रखना है। इकोफिक्स के प्रोडक्शन के लिए जो MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके बीच हुआ है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड विशाखापत्तनम बेस्ड इंडस्ट्री पार्टनर है जिसका नाम है रामुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम याद रखना है किसके लिए, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इकोफिक्स। और इकोफिक्स बेसिकली क्या है, ए रेडी टू यूज पैथोल रिपेयर मिक्स। कहीं पे गड्ढा है तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे फिल कर दो। नाम क्या है, इकोफिक्स नाम है। स्टील स्लैग इस्पात निर्माण से प्राप्त एक औद्योगिक बाई प्रोडक्ट है और इसका उपयोग परित्यक्त खानों से निकलने वाले अम्लीय जल के उपचार में सफलतापूर्वक किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में आई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में से बोलते हैं EEPC इंडिया, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है, यह भारत का प्रमुख व्यापार और निवेश प्रोत्साहन संगठन है जो भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। ये गलत है, यहाँ पे आपका होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। तो इसलिए सेकेंड आपका गलत है। तो पूछ क्या रहे कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ओनली वन। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा है, EEPC न्यूज में क्यों है, तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो EEPC है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसने डिमांड किया है लोअरिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग MSME इन द यूनियन बजट। और क्या मांग है, तो काउंसिल ने कहा है कि इनकम टैक्स फॉर ऑल नॉन कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग MSME शुड बी रिड्यूस टू 25%। पहले अभी कितना है 33%, तो इनकी मांग है कि 33% से घटाए कितना कर दिया जाए, 25% कर दिया जाए। एंड 90% ऑफ GST रिफंड्स शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो EEPC है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में क्या बोलेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बगुडुम्बा खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। असम की बोडो जनजाति का एक फसल उत्सव नृत्य जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और प्रकृति पूजा से जुड़ा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, जो बगुडुम्बा है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में बोडो समुदाय की, ये याद रखना है, बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बगुडुम्बा 2026 में भाग लिया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बगुडुम्बा बोडो समुदाय के लोक नृत्यों में से एक है जो प्रकृति से गहराई से प्रेरित है। यह नृत्य खिलते हुए फूलों का प्रतीक है और मानव जीवन और प्राकृतिक दुनिया के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, कार्बन सिंक
पृथ्वी के कार्बन चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, महासागर ओशन कार्बन सिंक के बजाय कार्बन के शुद्ध स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, नहीं। तीसरा क्या है, लंबे समय के पैमाने पर वन जितनी कार्बन अवशोषित करते हैं उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं। तीसरा भी गलत है। इसे अगर डिटेल में देखेंगे तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला सही है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे पहला क्यों सही है और दूसरा और तीसरा गलत क्यों है। पृथ्वी के कार्बन चक्र को संरक्षित रखने में कार्बन सिंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि वे वायुमंडल से उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। वन और महासागर प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक में से है, तो याद रखना है जो वन और महासागर है ये प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक में से है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा क्या है, तो मानव जनित CO2 उत्सर्जन का लगभग 25 से 30% महासागर अवशोषित करते हैं, न कि इसके वे शुद्ध स्रोत है, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, गलत था। अब तीसरा गलत क्यों है, तो वन अक्सर दीर्घकाल में कार्बन के शुद्ध अवशोषक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं जब तक कि उनमें कोई व्यवधान ना हो, जैसे कि वनों की कटाई, आग लग गया उसमें या क्षरण ना हो। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड जो है कथन 3 जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो इंडियन ओशियन में, ऑप्शन डी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत कौंडिन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह अजंता गुफाओं में एक चित्र में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के एक पात्र के मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इस पोत का निर्माण आधुनिक किलो या धातु के बंधनों का उपयोग किए बिना सिले हुए तख्तों की संरचना का उपयोग करके किया गया है, दूसरा भी सही है। इसमें त्रिकोणीय पाल ट्रायंगुलर सेल्स है, नहीं इसमें चौकोर है। जनरली क्या होता है, त्रिकोणीय होता है, आपने देखा होगा बोर्ड पे, लेकिन इसमें क्या है, चौकोर है, इसमें आपका चौकोर है। चौथा क्या है, इसका निर्माण भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगरों और पारंपरिक जहाज निर्माताओं द्वारा किया गया है, गलत है। केरल के कारीगरों ने किया है, तो ये आपका चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। पूछ क्या रही कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1 और 2। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा न्यूज में क्यों है, तो जो आपका ये जहाज है यह 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना हुआ और ओमान सल्तनत के मस्कट के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा पे निकला। और ये जो जहाज है अजंता गुफाओं में मौजूद एक चित्र में चित्रित 5वीं शताब्दी के जहाज के मॉडल पर आधारित है। यह सिलाई से निर्मित है और यह जहाज 29 दिसंबर को पोरबंदर से रवाना हुआ। डेट पूछ सकता है, कहाँ के लिए भी पूछ सकता है, ओमान सल्तनत के मस्कट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो दूसरा भी सही है। दूसरा सही क्यों है, इस पोत का निर्माण प्राचीन भारतीय पोत निर्माण तकनीकों का उपयोग करके किया गया है, जिसमें आधुनिक किलो या धातु के बंधनों के बिना तख्तों को जोड़कर निर्माण करना शामिल है। तो सेकंड आपका सही है। अच्छा तीसरा गलत क्यों है, इसका निर्माण चौथा गलत क्यों है, इसका निर्माण केरल के कारीगरों और पारंपरिक जहाज निर्माताओं द्वारा नारियल के रेशों की सिलाई, पारंपरिक लकड़ी की कारीगरी, नारियल की रस्सी और प्राकृतिक रेजिन का उपयोग करके किया गया है और यह सूती पालों द्वारा संचालित है, इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट गलत था। फिर तीसरा गलत क्यों है, आधुनिक पाल वाले जहाज़ों के विपरीत इसमें चौकोर पाल है, कोई इंजन या प्रणोदन नहीं है और यह पीछे लटकते चप्पू और हवा की सहायता से चलता है। इस जहाज़ का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या था, वो गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्लोबल वाटर वैश्विक जल दिवालियापन शीर्षक वाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई थी, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई वैश्विक जल दिवालियापन
ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी शीर्षक वाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, UNINWEH, शॉर्ट में जैसे बोलते हैं WEH, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को लीड किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को लीड किसके द्वारा किया गया था? जो रिपोर्ट आया हुआ है वैश्विक जल दिवालियापन, तो जो डायरेक्टर है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, उनका नाम क्या है? काव्य मदानी के द्वारा। ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इस तरीके से पूछती है, तो ये नाम भी याद रखना है। इस रिपोर्ट को लीड किसने किया था? तो इस रिपोर्ट को लीड किसके द्वारा किया गया था? तो डायरेक्टर जो है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, नाम क्या है? काव्य मदानी। इस रिपोर्ट में क्या है तो इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। विश्व की लगभग 3/4 आबादी ऐसे देशों में रहती है जिन्हें जल असुरक्षित या गंभीर रूप से जल असुरक्षित देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है ओंटारियो, कनाडा में। इसका हेडक्वार्टर है ओंटारियो किस देश में है? कनाडा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। ये भी याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। श्रम बल सहभागिता दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, शॉर्ट में से बोलते हैं LFPR, शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है, श्रम आपूर्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। LFPR का फॉर्मूला क्या होता है? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाई वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। और लेबर फोर्स क्या होता है? तो लेबर फोर्स होता है एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन। और अनएम्प्लॉयड पर्सन का मतलब क्या हुआ? एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इस शब्द का अर्थ है 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है, श्रम आपूर्ति को दर्शाता है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो अभी हाल ही में जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, तो इसने एक रिपोर्ट दिया है। मंत्रालय का हाल ही में रिपोर्ट आया हुआ है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें मुख्य बात है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें बताया गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का समग्र श्रम बल सहभागिता दर यानी LFPR जून 2025 से लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और दिसंबर 2025 में यह कितना हो गया है? जो LFPR है दिसंबर में कितना है? दिसंबर 2025 में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कितना है? 56.1%। इसके अलावा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के LFPR में दिसंबर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं का जो LFPR है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये दिसंबर 2025 में कितना है? तो 35.3% है। इसके बाद जून 2025 में गिरावट के बाद 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये आपका है WPR, और पहले दो में हमने बात किया LFPR। WPR में लगातार सुधार देखा गया और दिसंबर 2025 में यह अपने वार्षिक उच्चतम स्तर 53.4% पर पहुंच गया। दिसंबर 2025 का डाटा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में ग्रामीण पुरुष और महिला कार्यबल की सहभागिता दिसंबर 2025 में बढ़कर 76%, ये आपका है ग्रामीण पुरुष, और महिला का है 38.6% हो गई। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर 4.8% थी, 4.8% थी, जबकि नवंबर 2025 में कितना था? 4.7। तो दिसंबर 2025 में कितना है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर 4.8%। नेक्स्ट आते हैं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में शहरी महिला बेरोजगारी दर अक्टूबर 2025 में दर्ज 9.7% के वार्षिक
उच्चतम स्तर से दिसंबर 2025 में घटकर कितने पर पहुंच गई, तो 9.1% पर पहुंच गई। तो आपको मेन डाटा याद रखना है जो दिसंबर 2025 का है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।